हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ डेफिनेशंस जानेंगे। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको जानेंगे और उसके बाद हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, कुछ ये जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इस वीडियो के एंड में इनका नोट्स भी शो करूंगी, जिससे आप उनके नोट्स बना सकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन में सेव रख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन जो है वो होती है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि जो सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड हम यूज़ में लेते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हाफ सेल है और जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है वो भी हाफ सेल है। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमें विभव प्राप्त होता है। वोल्टामीटर से या पोटेंशियोमीटर से हमें उसका विभव प्राप्त होता है। तो इससे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रोड का, हमने दो तरह के इलेक्ट्रोड देखे थे, कैथोड एनोड। एक इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, जो हमें उसमें विद्युत की मात्रा प्राप्त होती है, उसे हम उसका कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसका विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है और उसका विभव जो होता है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। नेक्स्ट है अपचयन विभव। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, एक और होता है अपचयन विभव। यदि हम अपचयन विभव की बात करें तो अपचयन विभव का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, उसका विभव जो होता है उसको हम कहते हैं अपचयन विभव। नेक्स्ट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? मैंने आपको बताया कि दो अर्ध सेल जो होते हैं जब उनको जोड़ा जाता है तो उसके वोल्टामीटर से यदि उसको जोड़ा जाता है तो उसमें कुछ विभव हमको प्राप्त होता है, कुछ पोटेंशियल हमको प्राप्त होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है मानक परिस्थितियों में, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति में, या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की स्थिति में। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, जो कि होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको हम यदि केल्विन में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आता है 298 केल्विन। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में चेंज करना होता है तो उसमें हम 273 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमें केल्विन मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यदि हम किसी लिक्विड के लिए ले रहे हैं, कोई लिक्विड का या फिर कोई ठोस का हम निकाल रहे हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोड लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, तो हमें उसका विलयन लेना पड़ेगा उसके संदर्भ में। तो उसके लिए हो जाएगा, जैसे Zn की रोड को हम डुबाते हैं ZnSO4 में, तो हमने जो ZnSO4 लिया था या फिर कॉपर की छड़ को हमने CuSO4 में डुबोया था, तो उसका एक मानक कंसंट्रेशन लेते हैं जो कि होगा 1 मोल लीटर इनवर्स। ये दोनों कंडीशंस आएंगी लिक्विड के लिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो आएगा यदि गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रोड लिया गया है तो उसके लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है 298 केल्विन ताप पर तथा 1 मोल लीटर इनवर्स, यानी 1 कंसंट्रेशन पर, 1 मोलरिटी पर किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट है मानक अपचयन विभव। क्या होता है? मानक अपचयन विभव होता है, मानक अपचयन विभव का मतलब है अर्ध सेल का, आधे सेल का मानक अपचयन विभव होता है। मानक अपचयन विभव का मतलब होता है, इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं SRP। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि SEP। ये है SRP और ये है SOP।
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? SEP, SRP और SOP। SEP मानक इलेक्ट्रोड विभव, SRP यानी कि मानक अपचयन विभव, और SOP मतलब मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक अपचयन विभव का मतलब होता है 298 केल्विन पर और 1 मोलैरिटी पर कोई इलेक्ट्रोड यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या अपचयित होता है। मैंने आपको बताया था अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या अपचयित होता है तो इस प्रवृत्ति को कहा जाता है मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि हम मानक ऑक्सीकरण विभव देखें तो वही वाली कंडीशन हम लगाएंगे, मानक वाली कंडीशन 298 केल्विन पर 1 मोलैरिटी पर कोई इलेक्ट्रोड यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम कहते हैं, उसकी प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत होता है तो उसको हम कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम देखते हैं विद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या होता है। इसे EMF भी कहा जाता है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल या EMF का मतलब होता है किसी विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड, आपको पता है किसी विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के अंतर को, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल या सेल विभव। इसे दर्शाया जाता है E0 के द्वारा। तो E0 जो है वो सेल का है, तो इसके नीचे मैंने सेल लिख दिया है। यहाँ पर हो जाएगा E कैथोड यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड। इन दोनों का जो अंतर होता है वो कहलाता है विद्युत वाहक बल या सेल विभव। अब ये सारी डेफिनेशन जो है वो वीडियो के एंड में शो होगी तो आप उसको नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि SHE शी क्या होता है। शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ यूज़ आता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मैं इसलिए पहले पढ़ा रही हूँ ताकि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आ सके कि आपने सबके इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किस तरह से निकाले हैं। इनको निकालने के लिए हमें एक संदर्भ इलेक्ट्रोड या फिर हम बोल सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। एक अकेले अर्ध सेल का, एक अकेले आधे सेल का इलेक्ट्रोड निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, और ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये एक अकेली रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, ये दोनों रिएक्शन साथ में होती हैं। तो दोनों रिएक्शन जब साथ में होती है तो एनोड और कैथोड जब जुड़ेंगे तो ही वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक अकेले अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड उसके साथ में जोड़ देते हैं जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो हम उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहते हैं, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है SHE, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी संरचना कैसी आती है चलिए देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना कुछ इस तरह से होती है कि एक कांच की नली होती है, कांच की पतली ट्यूब होती है और इसमें से प्लेटिनम का तार इस तरह से इसके अंदर डला हुआ होता है। ये प्लेटिनम का तार यहाँ तक, यहाँ पर इसके नीचे एक प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश करी हुई एक प्लेट लगी हुई होती है। ये कांच की नली है, इसके नीचे ये जो प्लेट है, ये मैंने प्लेट के रूप में इसको दर्शाया है, ये प्लेट है प्लेटिनम की और इस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश करी हुई है। आपको पता होगा प्लेटिनम जो होता है वो उस पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो सकती है। तो आगे हम देखते हैं, इसमें एक बाहर भी एक ट्यूब लगी होती है इस तरह से एक और कांच की नली होती है, इसमें एक
इस तरह से ये कांच की नली लगी होती है। ये जो नली है जिसमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर सकते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करेंगे 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, क्योंकि ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मानक कंडीशन इसमें लगानी पड़ेगी। मानक कंडीशन क्या कहता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को इसमें पास करते हैं। और ये जो नली है इसको एक विलयन में डुबा देते हैं। ये विलयन है H+ का विलयन। हाइड्रोजन आयन इसमें उपस्थित होने चाहिए। हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया है तो हमें हाइड्रोजन आयन ही चाहिए, तो हाइड्रोजन आयन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं HCl विलयन। ये जो HCl विलयन है इसकी हमें कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी 1 मोलैरिटी, 1 m कंसंट्रेशन। इसमें H+ आयन उपस्थित है, ठीक है। ये H2 गैस हमने प्रवाहित की है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कुछ H2 गैस जो होती हैं, इसको भी डिनोट कर देती हूँ। ये है प्लेटिनम प्लेट, जो कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है, लेप किया हुआ है इस पर प्लेटिनम ब्लैक का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस हमने इसमें प्रवाहित की है, हमें इतनी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है कि इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा सकें, उतनी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है। तो कुछ हाइड्रोजन जो है वो अधिशोषित हो जाएगी प्लेटिनम प्लेट पर, और कुछ हाइड्रोजन जो है वो इसमें मिक्स हो जाएगी। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम मार्केट में 1 किलो शक्कर लेने जाते हैं तो उसको तोला कैसे जाता है? उसको तोला जाता है, 1 किलो बाट लिया जाता है, उसकी तुला में एक तरफ रखा जाता है 1 किलो का बाट। 1 किलो शक्कर लेनी है तो 1 किलो का बाट, और दूसरी तरफ हम शक्कर को तोलते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो बाट हमें पता है कि उसका वजन 1 किलो है, तो हमें इसी तरह से हाइड्रोजन का हमको इलेक्ट्रोड विभव पता है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव इतना है, तो हम दूसरा जो इसमें इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने शक्कर का एग्जांपल दिया, हमें 1 किलोग्राम बाट का भार पता है तो हम शक्कर का भार उससे तोलकर निकाल सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें भी हमने SHE को मानक लिया है, यानी कि रेफरेंस के रूप में लिया। अब यदि हाइड्रोजन एनोड की तरह कार्य करता है, यानी कि यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये H+ बना देता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो ये इसका ऑक्सीकरण होता है और ये क्रिया जो है वो एनोड पर होती है। तो ये एनोड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। यदि हम कैथोड की रिएक्शन, कैथोड की तरह यदि ये कार्य करता है तो यहाँ पर 2H+ आयन जो होते हैं, यानी कि जो विलयन के H+ आयन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और H2 गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन दोनों तरह से कार्य कर सकता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसका अपचयन भी हो सकता है। ये कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है और एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है। अब हमें ये पता है कि सभी तापों पर, सभी टेम्परेचर पर SHE का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो 0 होता है। और इसके रेफरेंस में हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं एक हमने इलेक्ट्रोड लिया है। यहाँ पर मैं इसका छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ ताकि मैं इसके साथ इसको जोड़ सकूँ। तो यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम की छड़ ली है, और मैग्नीशियम यानी कि हमने लिया है Mg2+। इस इलेक्ट्रोड का हम निकालते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर Mg जो है वो धातु दर्शा रहा है, यानी धातु की छड़ को दर्शा रहा है, जो कि ये है Mg मैग्नीशियम की छड़, और Mg2+ दर्शा रहा है उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लेंगे Mg2+ का सॉल्यूशन, यानी कि MgSO4 का सॉल्यूशन। MgSO4 भी ले सकते हैं, MgCl2 भी ले सकते हैं, जिसका भी सॉल्यूशन लेना चाहें उसका ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन हमको इसकी लेनी होती है 1 मोलार इसकी कंसंट्रेशन लेनी होती है। अब हमें इसका
मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो अगर हम इसको इन दोनों अर्ध सेलों को, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये अपने विलयन में डूबा हुआ है, ये अपने विलयन में डूबा हुआ है। जब इनको हम एक वोल्ट मीटर से या पोटेंशियोमीटर से इस तरह से जोड़ देते हैं तो हमें एक इसका विभव प्राप्त होता है, सेल विभव प्राप्त होता है। ये सेल विभव हम मान लेते हैं हमें प्राप्त हुआ है 2.73 प्राप्त हुआ है। तो हमें पता है कि ई नॉट सेल का मतलब होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है। यहाँ पर ये जो है ये एनोड की तरह कार्य करेगा, क्योंकि Mg जो है मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम Mg2+ में चेंज हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो जाएंगे, यानी कि ये एनोड की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड की तरह यदि कार्य करेगा तो ये रेफरेंस के रूप में कैथोड की तरह कार्य करने लग जाता है। तो यहाँ पर हमें रीडिंग इसकी प्राप्त हुई है 2.73, यानी कि 2.73 इज इक्वल्स टू ई कैथोड यहाँ पर है हाइड्रोजन का, जो कि है 0 माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर ई एनोड की वैल्यू, यानी कि ई एनोड यहाँ पर है Mg2+ का इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में वैल्यू 2.73 वोल्ट। इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 2.73 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 है। तो जो हमें सेल का विभव प्राप्त होगा वो जिसका हमें ज्ञात करना है उसी का विभव होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस के रूप में कार्य करता है, संदर्भ के रूप में कार्य करता है, और जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसका हम इलेक्ट्रोड विभव आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हम नेक्स्ट क्लास में विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे उसमें इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संदर्भ में सभी तत्वों का, काफ़ी सारे तत्व उसमें आते हैं, उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव मैं आपको बताऊंगी कि इनका इलेक्ट्रोड विभव कैसे होता है और इनको याद करने की टेक्निक भी बताऊंगी। अब यहाँ पर हमने एनोड के रूप में तो एक समझ लिया। अब मैं यहाँ पर यदि कैथोड ले लूँ तो कैथोड ले लूँ तो उसका डायग्राम मैं यहाँ पर बनाती हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि एनोड जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और कैथोड राइट साइड में होता है। अब हमें ज्ञात करना है कॉपर का। कॉपर एक इलेक्ट्रोड हमने लिया है, उसका हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। किसके संदर्भ में, किसके रेफरेंस में, SHE शी के रेफरेंस में, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया, इसमें कॉपर की छड़ को डुबो दिया। ये कॉपर की छड़ है, कॉपर छड़ है ये, और इसको डुबोया किसमें है, इसी के सॉल्यूशन में, यानी कि CuSO4 के सॉल्यूशन में। और यहाँ पर CuSO4 सॉल्यूशन मानक कंडीशन पर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, यानी कि 1 मोलैरिटी का ये सॉल्यूशन है। और इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। ये जरूर बात ध्यान रखने की है कि इन दोनों को हमें सॉल्ट ब्रिज से जोड़ना पड़ेगा ताकि सेल की विद्युत उदासीनता बनी रहे, ठीक है। फिर हम इनको, यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ रहा है, वोल्ट मीटर से इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर कैथोड की तरह कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव है, कैथोड की तरह कार्य करता है। इसका मतलब इसमें अपचयन होता है। तो अपचयन होगा तो ये Cu2+ जो होता है, सॉल्यूशन का जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना देगा कॉपर। हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से Cu2+ जो होता है वो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता जाता है और यहाँ पर निक्षेपित होता जाता है। तो कॉपर जो है, कॉपर का होता है अपचयन, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पर होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो ये जब कैथोड है तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह कार्य करना लग जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एनोड,
और ये हो जाएगा कैथोड। अब जब हमने इसको वोल्टामीटर से जोड़ दिया या पोटेंशियोमीटर से इसको जोड़ दिया तो ई सेल विभव हमें प्राप्त होता है ई नॉट सेल विभव हमको प्राप्त होता है 0.34। अब ये जो है 0.34 हमें सेल विभव मिल गया है। हमें इसका फॉर्मूला पता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.34 इज इक्वल्स टू कैथोड का हमें निकालना है, यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका हमने माना है 0 विभव 0 वोल्ट इसका माना है। तो यहाँ पर ई कैथोड जो है, यहाँ पर कैथोड क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड Cu2 प्लस का इलेक्ट्रोड, इसका मान आ जाएगा प्लस में ही 0.34 वोल्ट। इस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेकर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तब तक आप इसके कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए, इसके एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए, ये किस तरह से होता है अपनी बुक से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और मैंने इस वीडियो की एंड में नोट्स भी शो किए हैं तो उनको भी देखिए और उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।